नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में जो जीके प्रहार बैच की 10वीं क्लास है, इसके अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य कहीं भी अलग से मेंशन टॉपिक नहीं भी होता, और यदि वहां पे वन का जिक्र है यानी कि वन्य जीव ऐसे भी मेंशन होता है कि वन संपदा कह दिया, तो वन संपदा में सिर्फ और सिर्फ पौधे या पेड़ नहीं आते, वन संपदा में उसमें रहने वाले जीव जंतु भी आते हैं। तो इनडायरेक्टली जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए अपन ये जो है पढ़ लेंगे, 2-3 क्लास में जो है वन्य जीव अभयारण्य सारे पढ़ लेते हैं, ताकि आप लोगों के लिए सुविधा हो जाए, दुविधा ना रहे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा चीजें। मैं चाहता तो मैं आप लोगों को सीधा ऑब्जेक्टिव पर लेकर जा सकता था कि टाब्रो मैं पढ़ा चुके हूं 2-3 बार सगले बैच में थ्योरी, तो आपा चला ऑब्जेक्टिव माते, लेकिन मन ध्यान है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव माते जावा नहीं तो वही चीज हो जाए। देखो, पेड कोर्स जो होते हैं हर वैकेंसी के लिए अलग से लॉन्च होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, सारी चीजें। तो अपने यहाँ पे बस उस पेड शब्द की जगह फ्री शब्द है, बाकी ऐसे का ऐसे कंटेंट, ऐसे की ऐसी क्लासेस वगैरह सारी चलती है। तो इसलिए मैं फिर से फ्रेश बैच में वापस से वही क्लासें पढ़ा रहा हूं जो आप लोगों के काम आएगी। ठीक है, तो करा शुरू टाबरा। देखो, सब पहला चीज आ समझनी है, क्योंकि वन्य जीव अभयारण्य पढ़ेंगे ना, तो अभयारण्य क्या होता है, जीव संरक्षण क्षेत्र क्या होते हैं, इनमें मतलब डिफरेंस क्या क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है, इन चीजों को अपने को जानना जरूरी है। तो यही चीज पहले समझते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि जो पढ़ रहे हो वह बिल्कुल सही और सटीक है, और वही एग्जाम में छपेगा। इस चीज को कई बार जो है अपन प्रमाणित कर चुके हैं, हर वैकेंसी में प्रमाणित हुआ है, आगे भी होगा। ठीक है टाबरो, लो चलो भाई पढ़ा और आगे बढ़ा। देखो, सब पहली चीज, ये डिफरेंस आपको कोई नहीं बताता, ये भी मैं कह दूं। डायरेक्ट पढ़ाते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित, डायरेक्ट बताएंगे इनकी संख्या इतनी है, ये है, लेकिन ये डिफरेंस कोई नहीं बताता, तो विद्यार्थियों के जो है बेसिक क्लियर नहीं हो पाता। अपन यहां से पहले बेसिक क्लियर करें कि ये है क्या चीज, यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर। जब ये चीजें क्लियर हो गई ना, तो फिर कोई देखने का काम नहीं है। तो देखो, सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि विद्यार्थियों में कई बार कंफ्यूजन इस चीज को लेकर मैंने देखा है कि राष्ट्रीय उद्यान है 3, लेकिन जो अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान जो नाम है, जो सिर्फ अभयारण्य है, उसको भी राष्ट्रीय उद्यान में गिनते हैं। और ये क्लास देखने के बाद भी कई जने है ना, वो क्योंकि उन्होंने वहां कहीं से ऐसे पढ़ा है, तो वो ये कहेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान सर उसको तो जोड़ा ही नहीं, 4 है, जबकि 4 नहीं है, 3 है, अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित, क्या होता है, इस पे पूर्ण नियंत्रण होता है सरकार का। किसी विशिष्ट पशु जैसे कि बाघ, दरियाई घोड़ा, हाथी व गैंडा हेतु निर्मित होते हैं। ठीक है, इसके अंदर किसी विशिष्ट पशु की पहचान होती ही होती है। जैसे अपने यहाँ पे रणथंभौर देखेंगे तो किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए है। केवला देव देखेंगे तो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मुकुंदरा दर्रा फिर वापस बाघ के लिए, तो वो किसी न किसी स्पेशल जानवर के लिए प्रसिद्ध होगा। ठीक है, सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक है, इसके अंदर नहीं जा सकते। अब आप कहोगे सर रणथंभौर अभयारण्य के अंदर तो सफारी करते हैं लोग, जाते हैं, तो अभी देखना एक घटना हुई है रणथंभौर के अंदर। वह घटना, एक मासूम बालक को जो है बाघ ने अपना शिकार बनाया है उस त्रिनेत्र गणेश मंदिर में, जहां पे विवाह की पत्रिकाएं रखी जाती है। मैंने कहा था ना, सबसे पहली पत्रिकाएं त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर में, जंगल के बीच से रास्ता है, और अपने जो है परिजनों के पास से उसको बाघ लेकर गया। देखो, यदि हम उनके घरों में जाएंगे तो फिर वो अपना आक्रमण कर सकते हैं। उसकी प्रकृति, बाघ की या किसी भी जानवर की प्रकृति हिंसक होती है। अब मानव जो है इसके अंदर घुस रहा है, उनके घरों में घुस रहे हैं, फिर जब वो हमारे घरों में घुसते हैं तो हमें लगता है कि जानवर देखो यहाँ आए, फिर पूरा जो है महकमा उसके पीछे लग जाता है, पकड़ना वगैरह, अरे उसने उसको मार दिया, जानवर ने इसको मार दिया। तो अपन भी तो उसके घरों में घुस रहे हैं, अपन उनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो वो भी अपने से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सबका सेपरेट मतलब एक अलग भाग है, सबका जो है सबकी प्रकृति है, लेकिन ये चीज मैं कह रहा हूं ना, मेरे कहने से कोई नहीं समझेगा। ये चीजें ऐसे ही चली आ रही, ऐसे ही चलेगी, मुझे ये बात पता है, चाहे अपन कितना ही सिर पटक लो, ये चीजें नहीं चलेगी, बदलेगी। ठीक है, इसकी सीमाओं का निर्धारण प्रशासनिक और विधिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसमें पर्यटन की अनुमति होती है, इसीलिए क्या देखते हैं आप कि पर्यटक जाते हैं। अब जैसे ये सफारी वगैरह चलती है, ठीक है ना, सफारी वगैरह चलती है, तो ये पर्यटन की अनुमति होती है, इसलिए जाते हैं। जबकि मानवीय गतिविधियों पर बिल्कुल पूर्णतः रोक है, इस पे क्या है,
पूर्णतः रोक है। मानवीय गतिविधि जैसे कि लकड़ी काटना वगैरह, वहां पे कुछ भी निर्माण करना वगैरह, इन पे पूर्णतः रोक है। ये पर्यटन की अनुमति होने के कारण ये चीजें चलती है, लेकिन कई सारी घटनाएं भी देखने को मिलती है इसके बाद में। इन क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। ये तो किसकी विशेषता है? राष्ट्रीय उद्यान की। ये क्राइटेरिया है, ये एक तरीके से नियम है, इसे फॉलो करेगा कोई भी क्षेत्र तो वो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर शामिल है। इज दैट क्लियर? यस सर, ऐसे होना चाहिए अंदर से, ठीक है। फिर देखो वन्य जीव अभयारण्य। अब ये क्या है? क्योंकि ये ज्यादा होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कम होते हैं, ये ज्यादा होते हैं, चाहे भारत में देख लो चाहे राजस्थान में। देखो इसमें निजी कार्य की अनुमति होती है, निजी कार्य की इसमें अनुमति होती, इसमें नहीं है, इसमें होती है। जीवों की प्रजाति आधारित विविधता का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक ही जानवर स्पेशल जिसको टारगेट किया जाए जिसके कारण वो प्रसिद्ध हो, लेकिन जीवों की विशिष्ट, बहुत सारे जीवों की जो है विशेषताएं यहाँ पे देखने को मिलती है। वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति होती है, ठीक है, कॉमर्शियल गतिविधियों की अनुमति होती है। इसकी सीमाओं का निर्धारण स्पष्ट नहीं होता है, एकदम स्पष्ट नहीं है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो होते हैं ना, उनमें एकदम स्पष्ट होता है, इसमें एकदम स्पष्ट नहीं है। वन्य जीव अभयारण्य के अंदर यहाँ भी पर्यटन की अनुमति होती है और इन क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। ये तो सभी में आप लाइन देखने को आपको मिलेगी। अब आता है नंबर 3 कैटेगरी, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये क्या होता है? सरकारी नियंत्रण होता है, परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति होती है। सरकारी नियंत्रण तो है, लेकिन उसके क्राइटेरिया के थोड़े से बाहर जो है वहां निजी कार्य की अनुमति दी जाती है। संपूर्ण स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाता है। अब ये क्या होते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैसे कि अपन पश्चिमी घाट पे चले जाएं, ठीक है, तो ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के अंदर आते हैं। इनमें क्या पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाया जाता है। बफर जोन में वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति होती है, परंतु कोर क्षेत्र में निषेध होता है। इसको कैसे समझोगे इस चीज को कि बफर जोन क्या होता है और वो क्या होता है? देखो जैसे कि क्षेत्र है कोई भी, ये क्षेत्र है, ठीक है, मान लिया कि ये जो है आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अब इसको संरक्षित रहे इसलिए क्या किया जाता है? बाहर की एक सीमा थोड़ी सी निर्धारित कर दी जाती है और ये जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है बफर जोन। ये क्या कहलाता है? बफर जोन कहलाता है। यानी कि अब इस बफर जोन के अंदर क्या है? वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति है, लेकिन ये जो है ये क्या है? ये कोर क्षेत्र है, यानी कि ये सेंटर है। ये क्या है? ये कोर क्षेत्र है। इसके अंदर निषेध होता है, इसके अंदर कोई गतिविधि नहीं की जा सकती। इससे बेटर तरीके से आप नहीं समझ सकते इसे। इसकी सीमाओं का निर्धारण प्रशासनिक ये सेम है वो का वो। यहाँ पे देखो क्या चीज है, यहाँ पर्यटन प्रतिबंधित होता है, सबसे मेन पॉइंट। राष्ट्रीय उद्यान में, अभ्यारण्य में पर्यटन पर प्रतिबंध नहीं होता है, यहाँ पे पर्यटन प्रतिबंधित होता है। इन क्षेत्रों का वैज्ञानिक, चलिए ये तो राजस्थान में जैव मंडल रिजर्व नहीं है, राजस्थान के अंदर जैव मंडल रिजर्व नहीं है, ठीक है ना। तो ये है आप लोगों के क्लेरिफिकेशन कि आप जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसको आगे जो जो शब्द आएंगे उनको समझना कैसे। मैन ये 3 चीजें हैं, इसके बाद में आप लोगों के मजा ही मजा है। ले वो स्क्रीनशॉट। चले आगे, ठीक है। अब देखो मुख्य स्लाइड पर अपन आ गए हैं। यहां से कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं, बेसिक फैक्ट। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान को जाना जाता था, क्या कहा जाता था बताइए? स्वतंत्रता से पूर्व अब कई जना के गुरुजी राजपुताना कहता, गुरुजी राजस्थान आदित्य कहता, और गुरुजी राजस्थान रायथान रजवाड़ा कहता। अरे वो नामकरण से संबंधित है, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य अपन पढ़ेंगे तो क्या कहा जाता है इसमें? यहाँ पे कहा जाता है शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिकारियों का स्वर्ग। अब क्यों कहा जाता था उस चीज को भी समझो। देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो है जंगल वगैरह बहुत थे तो जानवर ज्यादा। दूसरी बात, राजे रजवाड़े रहे हैं, राजे रजवाड़े हमेशा शौकीन रहे हैं, उनके मतलब शौक बहुत बड़े हुआ करते थे। और उस समय का सबसे बड़ा शौक क्या होता था? मनोरंजन के जब साधन उपलब्ध नहीं थे तो सबसे बड़ा शौक क्या हुआ बताइए? शिकार। करचावा के शिकार माते चाला कटे शिकार माते, प्राइवेट शिकार क्षेत्र बना रखे थे, उनके जोन थे स्पेशल। तो यहाँ पे शिकार बहुत ज्यादा मात्रा में होते थे, इसलिए इसे कहा जाता था शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था। वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है बेटा? दूसरा स्थान है राजस्थान का। और यदि पहला पूछे तो पहला है असम, ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? असम। राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ?
राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन हुआ 1955 के अंदर। राज्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था 1951, उसके तहत 1955 में इसका गठन किया गया है। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण एक्ट जो है वो कब लागू हुआ है, तो वो हुआ है आपके 1972 के अंदर। ठीक है, 1972। यदि यही राजस्थान में कब इसका प्रभाव देखने को मिला तो वो 1973 के अंदर है। और अपने बाघ परियोजना देखते हैं ना, तो वो 1973 में केंद्र में लागू है, राज्य में 1 साल बाद 1974 के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना। राज्य की प्रथम रियासत जहां शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। बताओ इस प्रतिबंध शब्द का मतलब क्या होता है, यानी कि रोक टोक। क्या होता है, रोक टोक, टोका टोकी करने के लिए प्रतिबंध, मना है, निषेध है, ऐसे बिल्कुल ही मतलब नकार देना। तो यहां पे किसी को टोकना है, यानी कि उसके अंदर से एक शब्द निकलता है यही कि कहां लगाया गया था, तो वो टोंक में लगाया गया था। कहां, टोंक में, 1901 यानी 1901 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे 1901 में लगाया। देखो आप ढंग से सुन भी लोगे ना तो कई सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाएगी, जैसे कि ये टोंक जो है याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, टाबरो जरूरत है स्क्रीनशॉट लेने रही। ले स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले फटाफट। चलो भाई आगे बढ़े। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान, देखो मैं आप लोगों को पहले ही स्पष्ट कह दूं कि ये 3 है, 3 है, 3 है। यहां कह दे मारवाड़ी में इन, मीन और 3। ठीक है, तो 3 ही है। राष्ट्रीय मरु उद्यान का सिर्फ नाम राष्ट्रीय है, वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। किसी का नाम भारत रखने से वो भारत देश नहीं हो जाता, ये वही चीज है। ठीक है, उसका नाम भारत है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान में रखें आप, है ना। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो 3 है, अब ये 3 कौन से हैं, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा। इसको याद करने का एक तरीका है, बता दूंगा शॉर्ट तरीका। चलिए सबसे पहले आपको इसका शॉर्ट तरीका बताते हैं। देखो शॉर्ट तरीका है राष्ट्रीय उद्यान को ध्यान में रखने का। राष्ट्रीय उद्यान क्या ध्यान में रखा, तो देखो ध्यान में रखना बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। रकेमू सबको 80, 81, 12, ये ऐसे ध्यान में रखना। क्या गुरुजी क्या चीज है, देखो रकेमू सबको 80, 81, 12, मैं बताता हूं। देखो ये रकेमू जो है, अब इससे निकालो, रे से तो रणथंभौर, बिल्कुल आसान, कहीं कंफ्यूज होने की चीज नहीं। के से केवलादेव और मु से मुकुंदरा। मुकुंदरा दर्रा, पहले मुकुंदरा हिल्स, ये मुकुंदरा हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुकुंदरा दर्रा। ठीक है, अब ये क्या है, क्या गुरु जी, ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या चीज है जो आपने सबको ये लिखा है, तो इसे मैं यहां पे डिस्क्राइब कर लेता हूं। देखो स का मतलब है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। भ का मतलब है भरतपुर, और को का मतलब है कोटा बूंदी। ठीक है, कोटा झालावाड़, ये कोटा। अब देखो ये क्या है, यानी ये पहले नंबर पे लिखा है, तो रणथंभौर कहां है, सवाई माधोपुर में, केवलादेव कहां है, भरतपुर में, मुकुंदरा दर्रा कहां है, कोटा में। ऐसे का ऐसे इसको भी अपने को अलग निकालना है। ये जो यहाँ पे दे रखा है 80, 81, 12, तो 80 का मतलब है रणथंभौर सबसे पहले नंबर पे ना, तो 1980 में इसे दर्जा मिला, इसे 1981 में दर्जा मिला, और इसे 1912 के अंदर दर्जा मिला। देख लो पूरा क्लियर, यह है जीजीडी का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। राष्ट्रीय उद्यान आपको हाथों हाथ याद है, रकेमू सबको 80, 81, 12। अब आओ देखो इसकी डिटेल। ठीक है, अब देखो क्या है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सवाई माधोपुर,
और दर्जा कब मिला है राष्ट्रीय उद्यान का? नवंबर 1980। नवंबर 1980 किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। केवलादेव कहाँ है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है इसे। केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। सलीम अली जो पक्षी विशेषज्ञ थे उनकी कर्मस्थली रहा है ये। और ये कहाँ है? भरतपुर के अंदर। इसे कब दर्जा मिला है? अगस्त 1981। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? पक्षियों के लिए। पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, ठीक है, पक्षियों के लिए। नंबर 3 कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कोटा झालावाड़। दर्जा कब मिला है? जनवरी 2012। और ये जो है अपने बाघ के लिए भी जाना जाता है और जलीय जीवों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? जलीय जीव। तो बाघ और, ठीक था ब्रो, ये ध्यान रखियो, ये 3 ही है राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये 3 है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़े आगे, ओके, और पढ़ लियो। देखो, राज्य में वन्यजीव अभयारण्य वर्तमान स्थिति क्या है, क्या कितने हैं वो अपन देख लेते हैं इसमें, ठीक है। देखो, राज्य में वन्यजीव इनकी संख्या जो है अपने क्या हो गया, चालक नहीं है, इसके क्या हो गया। चलिए, वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? 27 है। बाघ संरक्षण परियोजनाएं कितनी है? 5 है। और प्रस्तावित एक और है, प्रस्तावित इसमें से प्रस्तावित एक है, कौन सी? कुंभलगढ़। रामसर साइट स्थल, रामसर नाम स्थल कितने हैं? 2 है, एक तो सांबर और एक केवलादेव घना पक्षी विहार अभयारण्य। केवलादेव घना पक्षी विहार। कंजर्वेशन रिजर्व जो है अब 36 से बढ़कर हो गए हैं 37। नया कौन सा जुड़ा है? आसोप भीलवाड़ा। आसोप भीलवाड़ा वाला, भील, ठीक है। आखिर निश्चित क्षेत्र ये 33 ही है। जंतुआलय कितने? 5। मृगवन कितने? 7। जैविक पार्क कितने? 5, ठीक है। और ये नक्शे में तो वैसे आप देख लो, बाकी कोई लोकेशन आपको खुद ध्यान रखनी पड़ेगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पता चल जाएगा। वर्तमान स्थिति ये है, लो स्क्रीनशॉट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो, राजस्थान में जंतुआलय, राजस्थान में जंतुआलय। अब इसकी भी मैं बताऊंगा एक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, जिससे हो जाएगा आपके बिल्कुल याद। राजस्थान में जंतुआलय की संख्या कितनी है? 5। इसकी बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है जूबी जौकट सिंह, जौकट सिंह, ऐसा कोई व्यक्ति है जूबी जौकट सिंह नाम का, जिसके फोन नंबर है 76 78 22 36 54। बस कोई याद नहीं करना, इसको फोन करना, जो भी जौकट सिंह जी को फोन करना, ये आपको राजस्थान के सारे जंतुआलय विजिट करवा देंगे, यानी कि सारे जंतुआलय याद करवा देंगे। अपने किसको फोन करना है? जो भी जौकट सिंह जी को फोन करना है, बाकी कि नहीं करना है। अब जो भी जौकट सिंह क्या है, देखो, ज के अंदर लगी है ऊ की मात्रा, ज के अंदर क्या लगी? ऊ की मात्रा। फिर क्या आया है? बी, ठीक है। फिर क्या आया है? जो, और फिर क्या आया है? कट, ऐसे ध्यान रखना। तो ज से तो जयपुर, ऊ की मात्रा से उदयपुर, बी से बीकानेर, जो से जोधपुर, और कट से कोटा, और जट से याद। देखो, जो भी जौकट सिंह, ज के अंदर ऊ की मात्रा है, ये हो गया आपके डिस्क्राइब पूरा। सिंह क्या है? यानी सिंह ने याद करवाया आप लोगों को, मैंने याद करवाया, गौरव सिंह, ठीक है, तो यहां याद रख सको। और ये है इनके मतलब, कब कब इनको जंतुआलय बनाया गया, दर्जा मिला, उसका है। ये क्या है अब? तो इसके आगे लगाना है 18, इसके आगे भी 18, ये इनके सन है, ठीक है। इसके आगे 19 आ जाएगा, फिर इसके आगे भी 19 आ जाएगा, और इसके आगे भी 19 आ जाएगा। ये पूछेगी स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला पूछे तो जयपुर, ये सबसे पहला है। पहले तो यहां सबसे पहला जंतुआलय। ये पूछ ले कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद पहला, तो वो कौन सा है? कोटा। कब है? देखो 1954, ठीक है ना। ये सबके सन वगैरह व्यवस्थित लिख देना, इस तरीके से आपको याद होगा। बाकी तरीका इसका याद करने का नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट रट्टा मारो या तो फिर ये हो गया आप लोगों को याद। अब ले स्क्रीनशॉट।
चले आगे। देखो अब ये जीजीडी फैक्ट आप लोगों को दिया था, और ये जो है अपने जीजीडी फैक्ट जो वॉल्यूम 2 आया है उसके पहले ही पेज पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे किताब अभी नहीं है तो उसके पहले ही पेज पे देखने को मिलेगा। पहले पेज में नीचे की साइड ये फैक्ट दे रखा है, बाघ अभ्यारण्य सारे के सारे याद। और आप लोगों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में यदि कोई प्रश्न पूछने की सबसे ज्यादा संभावना है तो वह पूछा जाएगा बाघ अभ्यारण्य से रिलेटेड। इसको घोट कर पे जाओ, इसको याद कर लो भैया, प्रश्न यहां से बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो देखो बाघ प्रोजेक्ट कितने हैं। नंबर 1 रणथंभौर टाइगर रिजर्व। टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा इसे कब दिया है? 1973 में। यह राजस्थान का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है, पहला टाइगर प्रोजेक्ट यही है। और इसमें क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। इनमें क्या होता है, टाइगर रिजर्व में एरिया थोड़ा बढ़ाते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान आप देखोगे तो उसमें फिक्स है, लेकिन टाइगर रिजर्व में उनका दायरा बढ़ाया जाता है। क्षेत्रफल इसका लगभग 11.29 है। ठीक है, फिर नंबर 2 पे जो है वो सरिस्का। ये कहा है? अलवर जयपुर के अंदर, अलवर और जयपुर के अंदर क्षेत्र पड़ता है। सरिस्का स्पेशल वन्य जीव अभ्यारण्य देखोगे तो सिर्फ अलवर में, लेकिन बाघ रिजर्व देखोगे तो जयपुर वाला एरिया भी कुछ आता है इसके अंदर। टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ है यहाँ पे 1978। क्षेत्रफल इसका 12-13.34। कितना आसान है इसे याद करना, 12-13.34। ठीक है, नंबर 3 पे कौन सा आ जाता है? अपने मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। इसके अंदर क्षेत्र है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ का भी कुछ क्षेत्र है। टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है 2013 में। क्षेत्रफल इसके अंदर आता है 1135.78। पहले क्षेत्रफल 759.99 किलोमीटर स्क्वायर था, लेकिन अब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की गई है। नंबर 4 कौन सा बनाया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये सारे देखो वन्य जीव अभ्यारण्य तो थे ही, इन्हीं को टाइगर रिजर्व में बदला जाता है। ठीक है ना, तो ये कहां है इसका क्षेत्र? कोटा, बूंदी। टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ कब हुआ है? 2022 में। क्षेत्रफल 1501.89 और राज्य का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट हो गया। इसी के साथ में ये सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट हो गया है। फिर आओ करौली टाइगर रिजर्व। ये नवीनतम और 5वां टाइगर रिजर्व है राजस्थान का। सबसे नया कौन सा है? करौली वाला। ठीक है, राजस्थान का नवीनतम और 5वां टाइगर रिजर्व। क्षेत्रफल 599.64 वर्ग किलोमीटर और राज्य का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भी अब ये हो गया है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भी कौन सा हो गया है? यही हुआ है। ठीक है, और अब यदि एक और प्रश्न पूछते हैं कि राज्य का छठा और प्रस्तावित टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसके ऊपर काम चल रहा है, तो वह है आपके कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। कौन सा है? इसको बनाया जाएगा। प्रस्तावित कौन सा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को बनाया जाएगा। अभी ये टाइगर रिजर्व हुआ नहीं है, इसको बनाया जाएगा। आप छठा, पहले इसी का नंबर आएगा, इसके बाद में किसी और को। तो ये है आपके टाइगर रिजर्व, और ये स्लाइड आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण है। ले लो स्क्रीनशॉट, चलो जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो देखो अब स्टार्ट से मैं बताता हूं एक बार वापस क्या क्या अपन ने पढ़ा। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, इनके अंदर अंतर समझाए कि अंतर कहाँ है, कहाँ पे पर्यटन की अनुमति है, कहाँ पे पर्यटन की अनुमति नहीं है, आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं, ये सारी चीजें अपन ने बहुत अच्छी तरीके से इसमें समझ ली। इसके बाद में अपन ने इसके बेसिक जाने हैं कि भाई क्या क्या इसे कहते थे, इसका कब कब इस पे जो है यहाँ पे एक्ट बने हैं, लागू कब हुए हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद में अपन ने राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पढ़ लिए हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान इसमें शामिल नहीं है, उसका सिर्फ नाम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कितने? 3 है, रकेमू, सबको 80, 81, 12। तो इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से अपन ने पढ़ लिया है, और इसमें से प्रश्न आप लोगों के आएगा तो गलत नहीं होगा। फिर आए हैं अपन, ट्रिक समझ ली। उसके बाद में अपन जब वर्तमान स्थिति देखी है कि राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान में कौन कौन से प्रोजेक्ट कितने हैं, तो उनकी स्थिति अपन ने देख ली है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा है? जूबी जोकट सिंह 76, 78, 22, 36, 54 जो अपने को जंतुआलय बताएंगे। अब देखो इसमें से भी एक ध्यान रखना कि उदयपुर जंतुआलय जो है ना, इसके जंतुओं को सज्जनगढ़ के अंदर शिफ्ट कर दिया है। इसको कहा सज्जनगढ़ जैविक उद्यान जो है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, वहां पे जो है इनके जानवरों को शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। अब उसके बाद में अपन ने पढ़ा है टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट। कुल कितने हैं? 5। प्रस्तावित कौन सा है? छठा कुंभलगढ़। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बाद में जो बना है ये करौली वाला, ये सबसे छोटा है यहाँ पे। और सबसे बड़ा कौन सा है? रामगढ़ विषधारी, चौथे नंबर वाला सबसे बड़ा है। सबसे पहला कौन सा है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सवाई माधोपुर वाला सबसे पहला है। तो 3 तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए, चौथा प्रस्तावित कुंभलगढ़ है। ठीक है, और इसी के साथ में ये क्लास आप लोगों के पूरी हुई।
तो स्क्रीनशॉट तो आप ले चुके हो। और भैया पढ़ते रहना व्यवस्थित तरीके से, और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते रहना। नियमित क्लास देखनी बहुत जरूरी है। मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लेता हूं, ये आधा घंटा मुझे दिया हुआ आपके सफलता के अंदर एक एक बढ़ाया हुआ कदम साबित होगा। इस बात को मानकर चलें, इस बात को जो है जानकर चलें। बिल्कुल आगे डंके की चोट पर बढ़ना है और इन 54,000 वैकेंसी के अंदर एक सीट आप लोगों को लेकर दिखानी है। ठीक है, तो ये आप जो है नियमित रहे, सबसे बड़ी बात यही है। बढ़िया, चलिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।